हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे इस चैनल के माध्यम से एक खास परिचर्चा करने जा रहे हैं और दोस्तों इस परिचर्चा में भाग लेंगे विश्वविख्यात पर्वतारोही सुश्री चंद्र प्रभा एटवाल, जो कि अर्जुन पुरस्कार एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन NFS के तहत पिछले 25 सालों से कार्य करते आ रहे हैं डॉक्टर किशोर सिंह चौहान जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी परिचर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी डॉक्टर बंजना चौहान मैडम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मनोज इस परिचर्चा के लिए। आज की जो ये परिचर्चा है जिसमें हम भारत की दो बड़ी शख्सियत को साथ लेकर परिचर्चा करेंगे। आज इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हैं विश्वविख्यात पर्वतारोही सुश्री चंद्रप्रभा एटवाल जी, जो भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से जिनको भारत सरकार ने नवाजा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर किशोर चौहान, जो वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण को अनिवार्य करने के लिए पिछले 25 वर्षों से अभियान चला रहे हैं। उनका यह अभियान भारत के युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए और नीति निर्माताओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आइए देखते हैं यह परिचर्चा सुश्री चंद्रप्रभा एटवाल जी और डॉक्टर किशोर चौहान जी के बीच की, जो इस भारत देश के लिए ही नहीं अपितु पूरे संसार के लिए, युवाओं के लिए, नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण परिचर्चा साबित होगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों शुरू होता है आज का परिचर्चा। मैं डॉक्टर किशोर चौहान आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की एक महान पर्वतारोही, विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण एवं साहसिक पर्यटन से व्यक्तित्व विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका पर अपने अनुभव और विद्यार्थियों के लिए संदेश देने के लिए हमारे बीच में आई है। ये YouTube चैनल है मनोज स्टार का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आज ऑर्गेनाइज किया। मैं भारत के सभी विद्यार्थियों का आह्वान करता हूँ, ऐसे युवाओं का आह्वान करता हूँ जो मुश्किलों से घबरा करके हिम्मत हार जाते हैं, वो आज भारत की ऐसी महान शख्सियत विश्वविख्यात पर्वतारोही सुश्री चंद्रप्रभा एटवाल जी, जिनको अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके अलावा अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। ये आज ऐतिहासिक क्षण है, गौरव का पल है विद्यार्थियों के लिए, जो आपके अनुभव से और आपकी हिम्मत से भारत के अनेक युवा और विद्यार्थी प्रेरणा ले सकें। तो मैडम, इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और आप विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें कि किस तरह से वो अपने विद्यार्थी जीवन को सफल बना सकते हैं और किस तरह से वो विद्यार्थी जीवन में मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। युवा शक्तियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि युवाओं में अपने अंदर बहुत शक्ति होती है। विद्यार्थियों को उस शक्ति का सदुपयोग करने के लिए हमें एडवेंचर की तरफ अपना लाइफ को मोड़े तो वो अपने आंतरिक शक्ति का विकास कर सकते हैं। एडवेंचर के अंतर्गत बहुत से एडवेंचर आते हैं, जैसे पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, स्कीइंग आदि। लेकिन जिसको जो भी पर्वतारोहण, जो भी एडवेंचर पसंद है, उसकी तरफ उसको अपना रुझान करने के बाद साथ साथ अपने पढ़ाई और लिखाई को भी ध्यान रख सकते हैं। मैंने ये अनुभव किया है कि जो बच्चा ट्रैकिंग में या किसी भी एडवेंचर में सम्मिलित होता है, फिर वो लौट के अपने विद्यार्थी जीवन में आता है तो वो पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा ध्यान देता है और उसका शारीरिक शक्ति के साथ मानसिक शक्ति भी अधिक विकास होता है। क्योंकि एडवेंचर से हमें
धैर्य, साहस, आत्मविश्वास, समय की पाबंदी, लीडरशिप के गुण आदि अपने में विकसित होता जाता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगी कि हर कोई विद्यार्थी जैसे भी समय मिलता है अपने अवकाश के समय पर खाली बाजारों में या इधर उधर घूमने की बजाय किसी एडवेंचर के क्षेत्र में जाएं और कहीं पर भी घूम के आए तो वो उसका दिमाग जो होता है फ्रेश हो जाता है, और जब फिर वो घर में आके वो किताब पढ़ने लगता है तो शायद उसको बहुत अच्छी तरह से याद भी होगा, और जो कुछ पढ़ेगा वो पढ़ना वाला हमेशा अपने जीवन में काम आएगा, ये मेरा विश्वास है। रही एडवेंचर की बात, एडवेंचर तो हमारा पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, स्कीइंग, हैंड ग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, उसके अलावा आपका रोलर स्केटिंग, ये सब होता है। तो जिस विद्यार्थी को अपने में जो कुछ भी जिस एडवेंचर को वो पसंद करता है उस एडवेंचर को पसंद करके वो अपने में भविष्य में अपने रोजगार के रूप में उसको भी प्रयोग में ला सकता है। जैसे कोई ट्रैकिंग के खोल सकते हैं या कोई स्कीइंग के क्षेत्र में होते हैं, कोई हैंड ग्लाइडिंग के उसमें होते हैं। जैसे हमारे मनाली में हैंड ग्लाइडिंग का बहुत और पैरासेलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। वो लोग अपने व्यवसाय के रूप में ही उस महत्व को और समझकर और व्यवसाय के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे वो जीविका का एक साधन हो गया है। ऐसे ही हमारे युवा विद्यार्थी जिस एडवेंचर को पसंद करें उसको अपने व्यवसाय में काम में ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। अब रही इस एडवेंचर के, जैसे जहां तक मैं 69 में मैं एक GGIC पिथौरागढ़ में एक टीचर थी। उस टीचर के समय पर उस समय आजकल के जैसा ये नहीं था, प्रचार प्रसार, टीवी या वीडियो, ये सब चीज़ें कुछ नहीं था। लेकिन हम माउंटेनिंग के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। लेकिन उस समय NIM से एक सर्कुलर आया था, क्या कोई टीचर बेसिक कोर्स करना चाहती है? तो उसमें हमारे वाइस प्रिंसिपल और मैंने उस फॉर्म को भरा था। फॉर्म को भरने के बाद मुझे 72 में मुझे NIM में मुझे उसको कोर्स करने को मौका मिला। जब यहाँ कोर्स में आई तो मुझे लगा कि हमको तो ये कोर्स बहुत पहले ही कर लेना चाहिए, खासकर हम पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि हमारा रोज का काम है पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर उतरना, ये सब है। लेकिन उसके किस तरफ से सुचारू रूप से करना है ये हमको आता नहीं था। तो इस तरह से बेसिक कोर्स करने के बाद से मुझे लगा वहाँ देश विदेश के लोगों से भी संपर्क करने का मौका मिला, बहुत से दोस्त भी बने मेरे, और सही दोस्त की पहचान भी मुझे एक हाइटों में ही पहचान होती है। खुद को पहचानने का मौका भी इन्हीं ट्रैकिंग के समय पर मिलता है, क्योंकि एक दोस्त कुर्सी में या बैठ के तो हमको बहुत कोई दोस्त बन जाते हैं, लेकिन सही दोस्त उसी समय वही होता है जो ट्रैकिंग या पर्वतारोहण के समय पर सही समय पर उसकी मदद करता है, वही सही दोस्त होता है, ऐसा मानना है। दूसरा, अपने को जानने का भी, हम सोचते हैं हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो क्या हम इतनी चढ़ाई चढ़ सकते हैं या इतने ये कर सकते हैं, इसको मतलब अपने आप को खुद को भी जानने का मौका भी इन्हीं ट्रैकिंग और माउंटेनिंग के टाइम पर जानने को मौका मिलता है। अब रही बहुत से समय पर अच्छे जगह को देखने का मौका मिलता है ट्रैकिंग के समय पर, और वहाँ के पर्यावरण को सुधारने का मौका भी मिलता है। हम लोगों को कोई भी किसी एडवेंचर को शुरू करने से पहले मैं सोचती हूँ बेसिक कोर्स माउंटेनिंग का ज्ञान भी होना चाहिए उनको, क्योंकि उससे क्या करता है कि माउंटेनिंग में हमको हिमालय को कैसे क्लीन रखना है ये चीजें भी सिखाई जाती है। हमको केवल चढ़ना और उतरना यही नहीं सिखाते हैं,
तो हमको हर जगह छोटी सी प्लास्टिक भी पड़ा हुआ होगा तो हम लोगों की आदत बन जाती है कि हम प्लास्टिक। ऐसे मैं आज के विद्यार्थियों से भी यही कहना चाहूंगी कि आप जहाँ कहीं भी आप प्लास्टिक देखते हैं तो उसको इकट्ठा करके एक जगह पर इकट्ठा करके जहाँ उपयुक्त जगह है वहाँ पर जलाइए। और ऐसा ही अपने गांव में, घरों में हर व्यक्ति को भी ये आदत डालने की कोशिश करिए। इस तरह से हमारा घर, हमारा गांव सब के पर्यावरण से मुक्त, प्लास्टिक से मुक्त होगा और पर्यावरण रहित होगा। क्योंकि प्लास्टिक में इतना अवगुण होता है कि वो कितने सालों तक कभी सड़ता नहीं है और मिट्टी को खराब कर देता है। इसलिए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। और जहाँ पर आप पर्यावरण या ट्रैकिंग के लिए कहीं पर भी जाते समय आप लोग अच्छे अच्छे पेड़ पौधों को देखते हैं तो उन पेड़ पौधों के बारे में जानकारी भी मिलती है। और उसके साथ अपने घरों के आसपास में यदि जगह है तो कुछ न कुछ बोने की आदत डालिए। गमलों में बोइए या अगर है तो पेड़ भी बो सकते हैं। इस तरह से हमारे आसपास का पर्यावरण भी शुद्ध हो जाएगा और हमारे आंतरिक शांति भी मिलती है। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि हम लोगों पर ये कि हमें ये कपड़ा पहना करके हमको तो सब जानकारी होती है, ये कपड़े का नाम ये है, इस कपड़े का ये है करके, लेकिन हमको इस पेड़ का नाम ये है, इस पेड़ से ये गुण मिलते हैं, ये गुण ये होता है, ये हमारे विद्यार्थियों में बिल्कुल नहीं होता है। तो हम लोगों के विद्यार्थियों को, टीचर्स को भी ये सिखाना चाहिए कि हो सके तो साल में, हो सके तो महीने में, नहीं तो साल में एक बार अपने विद्यार्थियों को पहाड़ की तरफ थोड़ा सा ट्रैकिंग के ले जाना चाहिए और उसके आसपास के जितने भी नदी नाले हैं उनके बारे में बताना चाहिए। और उसके बाद उनके जहाँ भी जो भी पेड़ पौधे हैं उसके बारे में उनको जानकारी अवश्य देना चाहिए। इससे उनके भौगोलिक ज्ञान भी बढ़ता है और उनको पर्यावरण के प्रति रुचि भी बढ़ती है, ऐसा मेरा मानना है। अब इसी तरह से अगर किसी को हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, उन बच्चों को हो सकता है तो साल में एक बार हिमालय की तरफ भी ट्रैकिंग करनी चाहिए। इसी में हमारे स्वामी पूर्णानंद जी ने एक बार अपने कैलाश मानसरोवर यात्रा नामक किताब पर लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति को साल में एक बार हिमालय के ट्रैकिंग करनी चाहिए, हिमालय का दर्शन करने चाहिए। जब वो व्यक्ति लौट के अपने यहाँ जाता है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में कार्य करता हो, उस व्यवसाय में वो दुगने उत्साह से कार्य करता है। ऐसे ही हमारे विद्यार्थियों को भी करना चाहिए। जब वो ट्रैकिंग से लौट के आएंगे तो अपने विद्यार्थी जीवन में भी दुगने उत्साह से कार्य करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया, ये अच्छा संदेश आप दे रही हैं। और ये आपने जो भी बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति को हिमालय में आना चाहिए, उसके अंदर दुगुनी शक्ति और ऊर्जा का उत्साह होगा। और आपने एक बहुत बेहतरीन बात कही कि प्रत्येक विद्यार्थी को पर्यावरण के बारे में जानकारी होना चाहिए, पेड़ पौधों की जानकारी होना चाहिए कि किस पौधे के क्या गुण हैं, किसका नाम क्या है। यही चीज़ ये जो आप बता रही हैं, लोगों को प्रकृति के साथ एक तारतम्य रखने की ज़रूरत है। जैसे आपने उदाहरण दिया कि हम अपने कपड़ों के नाम जानते हैं, कपड़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन जो प्रकृति ने हमें भरपूर संसाधन दिए हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, उनके बारे में ना बच्चों को जानकारी है ना हमें जानकारी है। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात रखी है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में हिमालय की ट्रैकिंग करनी चाहिए और प्रत्येक वर्ष आना चाहिए, यहाँ से उसको ऊर्जा से भरपूर होके जाना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए जो आपने कहा कि उनको पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होगी। जब हम उत्तरकाशी में थे, लगातार 10 साल हम आपके साथ विद्यालय में जा के जलवायु परिवर्तन में, आपदा प्रबंधन में, गाजर उन्मूलन में और प्लास्टिक उन्मूलन में हम अनेक, जैसे भटवाड़ इंटर कॉलेज है, डुंडा इंटर कॉलेज है, उत्तरकाशी इंटर कॉलेज है, लदाड़ इंटर कॉलेज है, मैंने अनेक आपके विचार वहाँ पर सुने।
और आपके विचारों से प्रभावित हो करके, जैसे आपको शायद जानकारी है नहीं है, आजकल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है नेशनल फॉरेस्ट स्टूडेंट, कि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को पौधा लगाना चाहिए और उसको 5 वर्ष तक बचाना चाहिए। तो ये प्रेरणा जो 10 साल आपके साथ मिलके हमने उस घाटी में काम किया, तो वहां से ये शक्ति हमें मिली और आपके साथ काम करने से हमें जो है एक अनुशासन प्राप्त हुआ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे आज हिमालय में और भी बहुत सारी समस्याएं आप देख रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं घटित हो रही हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, और लोगों का एक और सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, वहाँ से पलायन हो गया है। तो आपके जो तजुर्बे हैं, आप तो एक शिक्षक भी रही हैं, आप पूरे गढ़वाल रीजन की पर्यटन अधिकारी भी रही हैं, और आपने NIM में हजारों लाखों बच्चों को आपने प्रशिक्षण दिया है, देश विदेश के लोगों से आप मिली हैं। तो आपके जो ये विचार हैं, जैसे आपकी एक पुस्तक आपने लिखी है पहाड़ की पुकार, वो आज अंग्रेजी में भी उसका एडिशन आ गया है। देश दुनिया के लोग आपसे परिचित हैं, लेकिन आपकी जो ये विचार हैं वो उस किताब के माध्यम से छात्र छात्राओं तक पहुंचना चाहिए। और आप जो आज ये बात कह रही हैं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि ये आज एक ऐतिहासिक क्षण है कि भारत के विद्यार्थियों के लिए आप जो ये महत्वपूर्ण बातें कह रही हैं, ये इतिहास में दर्ज होगा। और मैं चाहता हूं कि आप जितना और बोलना चाहती हैं, आप प्लीज कंटिन्यू रखिए, जो भी आपके विचार हैं। आज भारत का विद्यार्थी आपको सुनना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आप जैसी शख्सियतों से शक्ति प्राप्त करेंगे युवा। जी, मैं पर्वतारोहण के संबंध में, पर्वतारोहण के टाइम पर मैं बहुत से विदेशियों से भी संपर्क हुआ है और विदेशियों के साथ भी मैंने क्लाइंबिंग की है। तो मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि सीधे पहाड़ पर चढ़ना है तो उस पहाड़ के रूट पर, उसी पहाड़ पर चढ़ के हम वापस आ जाते हैं। लेकिन 76 में जब मैं जापानीज लड़कियों के साथ मैंने कॉमेट अभियान में गई थी, तो मैंने देखा कि एक लड़की अलग अलग ग्लेशियर के पानियों को इकट्ठा करती थी और वो रिसर्च करने के लिए अपने यहाँ जाती थी, और एक लड़की जगह जगह के तितलियों को पकड़ती थी और उसको अपने यहाँ रिसर्च करने जाती थी। ऐसे ही मैं हमारे विद्यार्थियों से, जिसको पहाड़ में चढ़ने का या पहाड़ में जाने का मौका मिलता है, तो केवल एक लक्ष्य को लेकर नहीं जाइए, बल्कि अलग अलग लक्ष्य से जाइए। और दूसरी चीज, एक ही रूट पर नहीं, जो पहले से एक रूट बना हुआ है उसी रूट को अपनाना नहीं। मैंने न्यूजीलैंड में 90 में मैं न्यूजीलैंड में 1 महीने तक रही थी, तो वहां मैंने देखा कि उन लोगों ने, हर व्यक्ति अपना अलग रूट बना के समय पर पहुंचना चाहता है। ऐसे ही हमारे पर्वतारोहियों को भी अपना अलग रूट बनाकर नए नए रूटों को देखना चाहिए। बहुत से लोग एवरेस्ट करते हैं, लेकिन एवरेस्ट तरह से हमारे यहाँ हजारों एवरेस्ट जैसे पीक हमारे भारतवर्ष में है। मैं सोचती हूँ कि पर्वतारोहियों से उन पैसे भी बचेगा जो जितना एवरेस्ट जाने में खर्च होता है, और हमारे यहाँ के नए नए जो अनक्लाइम्ड पीक्स है, उन पीकों की खोज करके उन पीकों पर चढ़िए और अपना खुद का रूट बना के चढ़िए, तो हमारे यहाँ के लोगों को बहुत से और नए रूट बनाने का, खोज करने का भी मौका मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने न्यूजीलैंड में जब एक पीक पर जाते हुए 16-17 अलग अलग पीक से वही समिट पर पहुंच रहे, तो मैंने सोचा कि कितना बढ़िया है कि खुद को भी अपने को सोचने का, विचारने का मौका मिलता है और अलग अलग से रूट अपनाने का मौका भी मिलता है। ऐसे हमारे विद्यार्थियों में या हमारे पर्वतारोहियों में भी होना चाहिए। और जहां तक हो सके, जो पीक्स क्लाइम हो चुके हैं उनको छोड़कर जो अनक्लाइम्ड पीक्स है उनको क्लाइम करने की कोशिश करिए। हमारे केवल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही 40-45 पीक्स ऐसे हैं जो क्लाइंबिंग करने के योग है। तो इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पहाड़ होंगे तो उनको क्लाइंब करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सोच रही हूँ कि इतना बहुत कुछ है, हमको तो टाइम पर बताने वाले कोई मिले नहीं, लेकिन इतना बहुत है। तो मैं उन लोगों के सभी के लिए यही शुभकामना देना चाहती हूँ कि जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत को सहने की शक्ति दे। कोई भी पहाड़ है तो उसको जरूर क्लाइंब करिए,
और कहीं नदी दिखता है तो उसको जरूर पार करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं आशा है, मुझे विश्वास है कि आपने जो पहाड़ की पुकार पुस्तक लिखी है उसमें आपने अपने सारे अनुभव साझा किए हैं। वो हिंदी में भी आई है, अंग्रेजी में भी आई है, और जल्दी ही उसको मैं उत्तराखंड सरकार से ये आग्रह करता हूँ आज इस चैनल के माध्यम से कि उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और युवाओं को पढ़ाया जाए कि किस तरह से पहाड़ की बेटियाँ दूर दराज गांव में जो पैदा हुई हैं, उन्होंने विश्व पटल पर खुद को अपने साहस और पराक्रम और परिश्रम से स्थापित किया। तो ऐसी शख्सियतों के बारे में जब पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। और आपने आज जो इतनी महत्वपूर्ण बातें कही, निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि एक फिर समय और कुछ जल्दी ही युवाओं के लिए आपके विचार और साझा करेंगे और उस पुस्तक को सामने लाया जाएगा। आपका पूरा आज काफ़ी लंबा समय हो गया है और मैं भारत के विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने विद्यार्थी जीवन से ही अपने चौमुखी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, जैसे मैडम ने अपने वक्तव्य में कहा कि आप जब पर्वतारोहण में आते हैं तो न केवल आप ट्रैकिंग का उद्देश्य रखिए, आप मल्टीटास्क लेकर के आप आइए और आप हिमालय में आइए, उसके पर्यावरण को समझिए, वहाँ का जो प्रकृति है, वहाँ की जो जलवायु है उसको समझिए। और विद्यार्थी जीवन से ही जो है प्रत्येक विद्यार्थी को पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहना चाहिए। तो आज की ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिचर्चा रही और मैं आपको आपके दीर्घायु और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और आपसे मैं ये आग्रह करता हूं और आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जल्दी ही आप इसमें विचार, और जब आपका इच्छा होगी हम आपको फिर छात्रों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में लाइव लाएंगे। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप छात्र छात्राओं के लिए फिर से उनके मोटिवेशन के लिए उनके बीच में आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भारत के सभी विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूं कि ज़रूर आप इस परिचर्चा को सुने और भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को पौधारोपण करना चाहिए और उनको 5 वर्षों तक संरक्षण भी करना चाहिए। और माउंटेनियरिंग का, पर्वतारोहण का आज आपदा प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और तमाम जो है अभी हिमालय में जो जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक आपदाएं आ रही हैं, उसमें भी पर्वतारोहियों की और पर्वतारोहण की जो ये विधा है, बेसिक कोर्स वगैरह है, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पुनः आज हम ऐसी शख्सियत से आप रूबरू हो सके, भारत के विद्यार्थी, मैं आपका कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ। प्रणाम। धन्यवाद।